नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है द नवोदय क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। इस बार वर्दी लेकर रहेंगे सीरीज का सामान्य ज्ञान का दूसरा प्रैक्टिस सेट लेकर हम आपके बीच आए हैं। इस सेशन में हमने काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें, पूरा देखें। पता नहीं कौन सा प्रश्न आपको आपकी परीक्षा में देखने के लिए मिल जाए। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं हम अपना आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खान द्वारा बजाने वाला वाद्य है। कह रहे हैं कि बिंदा खान थे जो वो कौन सा वाद्य यंत्र इनमें से बजाते थे। ऑप्शन ए है सारंगी, बी वायलिन, सी मृदंग और डी संतूर। दोस्तों, जो बिंदा खान थे वो प्रसिद्ध क्या थे? राइट आंसर है ए सारंगी वादक थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत संपूर्ण व वैज्ञानिक माना जाता है? नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत संपूर्ण व वैज्ञानिक माना जाता है? तो ऑप्शन ए है स्थिति का सिद्धांत, ऑप्शन बी है बहुकारक का सिद्धांत, ऑप्शन सी व्यक्तिगत गुणों व स्थिति का सिद्धांत और ऑप्शन डी है आनुवांशिक सिद्धांत। तो दोस्तों, नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत है? तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर वी, बहुकारक का सिद्धांत। ठीक है, ये एक प्रसिद्ध प्रबंध शास्त्री थे, प्रोफेसर थर्स्टन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, इसमें क्या था? इस सिद्धांत के अंतर्गत नेतृत्व के लिए एक कारक नहीं बल्कि अनेक कारक, ठीक है, अनेकों कारक उत्तरदायी होते हैं। ठीक, इसलिए इसको बहुकारक का सिद्धांत कहा गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, भारत का पहला ऐसा निर्माणाधीन हवाई अड्डा जहां कार्बन उत्सर्जन, जो कार्बन का उत्सर्जन है वो शुद्ध रूप से शून्य होगा, मतलब जीरो कार्बन का उत्सर्जन होगा वहाँ पे, जिसका निर्माण कार्य 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि ग्वादर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बी नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सी नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और डी में है लुधियाना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो दोस्तों, इसका हमारा राइट आंसर है नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, ये 2024 में बनकर तैयार होगा और यहाँ से कार्बन का उत्सर्जन बिल्कुल कितना होगा? शून्य होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना में सर्वोच्च स्थान पर कौन सा कमीशन अधिकारी होता है? ठीक है, नौसेना में, तो नौसेना में दोस्तों सर्वोच्च स्थान पर होता है हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी एडमिरल। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया? सी एडमिरल। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी का 11 सूत्रीय चेतावनी दिया गया था। ठीक, ये कह रहा है इन चेतावनियों के संदर्भ में क्या सही है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, 3 ऑप्शन दिए हैं। ये कह रहा है इन चेतावनियों में से क्या सही है? तो पहला है रुपया डॉलर विनिमय दर को कम करना, दूसरा कह रहे भू राजस्व में 50% की कमी करना और तीसरा है राजनीतिक कैदियों को रिहा करना। ठीक, तो इसमें जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसके पूर्व गांधी जी ने 11 सूत्रीय जो मांगे रखी थी, उसमें से थी इनमें से हमारी एक तो थी भू राजस्व में 50% की कमी करना और दूसरा था राजनीतिक कैदियों को रिहा करना। इसके अलावा भी और अन्य 9 मांगे थी, टोटल 11 मांगे थी। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3। चलिए नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? ए कह रहा है 22 दिसंबर, बी कह रहा है 21 जून और सी कह रहा है 21 मार्च और डी कह रहा है 23 सितंबर। तो दोस्तों, ये जो हमारी पृथ्वी है, ठीक है, हमारी पृथ्वी को, ठीक है, ये एक काल्पनिक रेखा है, ये 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटर या
विषुवत रेखा, ठीक। और इसके ऊपर से ये एक कर्क रेखा गुजरती है, ठीक। और ये हो गया हमारा उत्तरी गोलार्ध, ठीक। और नीचे वाला जो होता है वो दक्षिणी गोलार्ध, यहाँ से मकर रेखा गुजरती है। तो ये कह रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा होता है, मतलब कब होता है सबसे छोटा दिन। तो दक्षिणी गोलार्ध में जो सबसे छोटा दिन है वो कब होता है, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा 21 जून को, ठीक है। क्योंकि 21 जून को क्या है, जो हमारा सूर्य होता है वो कर्क राशि पर लंबवत पड़ता है। 21 जून को कर्क राशि पर सूर्य का प्रकाश कैसा, लंबवत पड़ता है। तो इस दिन उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होगा 21 जून को, ठीक है। और हमारा भारत भी इसी उत्तरी गोलार्ध में आता है। तो इंडिया में भी सबसे बड़ा दिन कब होगा, 21 जून के दिन, ठीक। और उस समय दक्षिणी गोलार्ध में दिन सबसे छोटा रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है। ऑप्शन ए कह रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री, बी भारत के राष्ट्रपति, सी राज्य के मुख्यमंत्री और डी भारत के उपराष्ट्रपति। दोस्तों इसमें किसके पास होती है ये शक्ति घोषणा करने की, तो इसका राइट आंसर हो गया बी, भारत के राष्ट्रपति के पास, ठीक है। किसके पास होगी, भारत के राष्ट्रपति के पास। और इसका उल्लेख संविधान की 5वीं अनुसूची में किया गया है, 5वीं अनुसूची में, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है, ठीक। ये कह रहा है कि अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 211, अनुच्छेद 213 और अनुच्छेद 212। तो राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति प्राप्त है वो है आर्टिकल 213 के तहत, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो गया, सी, आर्टिकल 213। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है। ऑप्शन ए कह रहे हैं द ब्रोकन विंग, वी गोल्डन थ्रेशोल्ड, सी द गोल्डन बर्ड और डी द वर्ड ऑफ टाइम, ठीक। तो दोस्तों इसमें से द ब्रोकन विंग है, ये सरोजिनी नायडू द्वारा लिखी गई है, ठीक। ब्रोकन विंग लिखी गई है, द गोल्डन थ्रेशोल्ड लिखी गई है, द वर्ड ऑफ टाइम भी लिखी गई है, ठीक है। लेकिन इसमें से जो सी वाली है हमारी द गोल्डन वर्ड, ये इनकी रचना नहीं है, ठीक है। ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये एक लेखक हैं ग्रीम ब्रदर्स, ठीक। कौन है, ग्रीम ब्रदर्स, ये उनके द्वारा लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है। मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता, एक कह रहे नकदी और खाद्य दोनों फसलों की साथ साथ खेती, बी कह रहे 2 या 2 से अधिक फसलों को एक ही खेत में उगाना, सी कह रहे पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ करना, डी कह रहे उपर्युक्त में से कोई नहीं है, ठीक है। तो मिश्रित खेती क्या है, मिश्रित खेती एक ऐसी प्रणाली है जिसमें हम लोग पशुपालन के साथ साथ, ठीक है, पशुधन के साथ साथ उसमें क्या हमारी खेती भी शामिल होती है। जैसे हमने मान लो कोई डेयरी फार्मिंग कर लिया या मुर्गी पालन कर ली, ठीक है, मधुमक्खी पालन कर लिया, ये सब हमारे किस में आ जाएंगे, तो कृषि के साथ साथ, ठीक है, कृषि के साथ साथ कुछ और अन्य कार्य कर लिए, मुर्गी पालन या मधुमक्खी पालन, इस तरीके के। तो इस प्रकार की खेती को हम क्या कहेंगे, मिश्रित खेती। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है, कि पशुपालन और फसल उत्पादन को साथ साथ करना, ये हमारी कैसी हो गई, मिश्रित खेती हो गई। चलिए निम्नलिखित में से किस राज्य में वहनी दरबार समाचार पत्र महिलाओं द्वारा और महिलाओं के लिए प्रकाशित होता है। ये वहनी दरबार एक समाचार पत्र है जो महिलाओं द्वारा और महिलाओं के लिए ही प्रकाशित होता है, ठीक है। वो कह रहा है किस राज्य के द्वारा,
प्रकाशित किया जाता है? पश्चिम बंगाल, बी कह रहा है झारखंड, सी महाराष्ट्र और डी मध्य प्रदेश। ठीक है, तो दोस्तों ये जो बहनी दरबार है ये मध्य प्रदेश राज्य में, ठीक है, महिलाओं के द्वारा ये प्रकाशित किया जाता है। ठीक, और ये कहाँ पे? मध्य प्रदेश में रीवा जिले में एक जावा तहसील है। ठीक, उसमें ये 2008 से प्रकाशित हो रहा है महिलाओं के द्वारा, महिलाओं के लिए ये बहनी दरबार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया था? ऑप्शन ए है गुरु अंगद, बी गुरु रामदास, सी गुरु अर्जन देव और डी गुरु हर राय। तो आदि ग्रंथ का संकलन किया था दोस्तों किसने? गुरु अर्जुन देव ने। ठीक है, ये किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने। और ये सिखों के कौन से? ये सिखों के 5वें गुरु थे। ठीक है, सिखों के 5वें गुरु थे। ठीक, और इनके लिए किसने? जहांगीर ने फांसी की सजा भी दी थी। ठीक है, जहांगीर ने किसको दी थी फांसी की सजा? गुरु अर्जुन देव को। क्यों दी थी? क्योंकि इन पे आरोप था कि जो जहांगीर का एक पुत्र था खुसरो, ठीक, तो उसने, इन पे आरोप था कि इन्होंने उसको विद्रोही बनाने में उसकी मदद करी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलुप के राजवंश की स्थापना किसने की? जो तुलुप राजवंश था उसकी स्थापना किसने की? ठीक, तो तुलुप की स्थापना की थी, ऑप्शन ए कह रहे हैं नरसा नायक, बी कह रहे कृष्णदेव राय और सी कह रहे अच्युत राय और डी कह रहे वीर नरसिंह ने। तो तुलुप राजवंश की स्थापना की थी, राइट आंसर हो गया इसका डी, वीर नरसिंह ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? पहली बार, ए फिरदौस शाह, बी मोहम्मद गौरी, सी मोहम्मद बिन कासिम और डी महमूद गजनवी। ठीक है, तो जो पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, इसने कब किया था? 711 ईस्वी में। 711 ईस्वी में भारत पर इसने आक्रमण किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? ऑप्शन ए कह रहे धनुर्वेद, ऑप्शन बी कह रहे शस्त्र शास्त्र, ऑप्शन सी आयुर्वेद और ऑप्शन डी योग वेद। तो दोस्तों इसमें से उपवेद नहीं है हमारा ऑप्शन नंबर डी योग वेद। ठीक है, बाकी ये तीनों उपवेद हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है निम्नलिखित देशों में से किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है? ये 4 सेट दिए हुए हैं, कुछ देशों के नाम हैं। ये कह रहा है इनमें से किस में से है जो भूमध्य रेखा गुजरती है? तो भूमध्य रेखा है जो वो दोस्तों कितने देशों से होकर गुजरती है? ये कुल 13 देशों से होकर गुजरती है। कितनी? 13 देशों से। ठीक, 13 देशों से गुजरती है। कौन कौन सा? एक है साओ टोम और प्रसव, दूसरा गेवन, तीसरा कांगो गणराज्य, चौथा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और पांचवा हमारा युगांडा, छठवां केन्या, सातवां सोमालिया, आठवां मालदीव, नौवां इंडोनेशिया, 10वां किरीबाटी, 11वां इक्वाडोर और 12वां कोलंबिया और 13वां है हमारा ब्राज़ील। ठीक, तो इनमें से कौन कौन आ रहा? कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। चलिए अगला प्रश्न है, हेमिस गोम्पा नामक मठ कहाँ स्थित है? ये कह रहा है गैंगटोक, बी थिम्पू, सी बोधगया और डी लद्दाख। तो जो हेमिस गोम्पा मठ है दोस्तों वो कहाँ पर है? ये है हमारा ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख में। ठीक है, ठीक, कहाँ पे? लद्दाख में। और ये
ये जो भगवान बुद्ध थे उनके जीवन तथा उनकी संस्कृति को प्रदर्शित करता है, ठीक है। और ये तिब्बती शैली में बना हुआ है। फिर कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया था? काजू था जो, उसका परिचय किसने कराया था? ए कह रहा है कि डच, बी ब्रिटिश, सी फ्रांसीसी और डी पुर्तगाली। तो इसका राइट आंसर है हमारा डी पुर्तगाली। तो पुर्तगालियों ने इसके अलावा और क्या 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 लाए थे पुर्तगाली भारत में? तंबाकू, मूंगफली, आलू, लाल मिर्च, मकई, टमाटर, शकरकंद, चीकू, काजू, अमरूद, पाइनएप्पल और शरीफा, ये इत्यादि जो चीज़ें थे ये कौन लेकर आए थे भारत में? पुर्तगाली। और पुर्तगालियों ने एक कार्य और किया था भारत में, क्या किया था? पहली प्रिंटिंग प्रेस, ठीक। ये भी किन की देन है? प्रिंटिंग प्रेस भी पुर्तगालियों की ही देन है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और उसके लिए जेल भी गए, ठीक। तो कौन सा ऐसा राष्ट्रपति है जिसने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया? तो ये कह रहे हैं कि बीबी गिरी, वी नीलम संजीवा रेड्डी, डी शंकर दयाल शर्मा, सी शंकर दयाल शर्मा और डी एस राधा कृष्णन। तो दोस्तों ये जो बीबी गिरी जी हैं, इन महोदय ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम है उसमें भाग लिया था और उसके लिए वो जेल भी गए थे, क्योंकि ये उस समय कानून की पढ़ाई करने के लिए वहाँ गए हुए थे। वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी है, डलेन यूनिवर्सिटी, ठीक। कहाँ पे? आयरलैंड में। तो वहाँ वो ये पढ़ाई करने गए थे, तब उन्होंने वहाँ के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था और जेल भी गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन हमें किसी भी एग्जाम में देखने को मिल जाता है, ठीक। तो ये सिंपल भी है और आता भी है खूब। विश्व पर्यावरण दिवस तो ये कब मनाया जाता? ये मनाया जाता है, राइट आंसर है इसका डी 5 जून को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? ऑप्शन ए कह रहे हैं कि 12, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 15 और ऑप्शन डी 17। तो जो भारतीय संविधान सभा थी उसमें महिलाओं की कुल संख्या थी 15। तो राइट आंसर क्या होगा? सी 15, ठीक। और जो संविधान सभा थी उसने कार्य करना कब शुरू किया था? ये 1946 में, ठीक। चलिए नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में शेर सफारी स्थित है। शेर सफारी स्थित है ए कन्नौज, वी लखनऊ, सी नोएडा और डी इटावा। तो उत्तर प्रदेश में शेर सफारी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर डी इटावा जिले में स्थित है, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रसिद्ध चरकुला नृत्य, ये चरकुला नृत्य है, ये कह रहे हैं कहाँ से संबंधित है? अवध से, बुंदेलखंड से, ब्रजभूमि से या रुहेलखंड से? तो दोस्तों ये जो चरकुला नृत्य है ये हमारा संबंधित है कहाँ से? ब्रजभूमि से है, ठीक। ये ब्रजभूमि से संबंधित है। इस नृत्य में स्त्री या पुरुष, ठीक है, स्त्री का वेश धारण करते हैं और अपने सर पे 7 मिट्टी के घड़े रखते हैं और उसके ऊपर एक जलता हुआ दीपक रखते हैं, ठीक है, और उसको रखकर ये अनवरत नृत्य करते रहते हैं। इसको हम लोग चरकुला नृत्य कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? ये भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र, ये हमने पिछले उसमें भी डिस्कस किया था। ए कह रहा है कृषि, बी कह रहा है उद्योग और सी कह रहा है सहकारिता और डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो प्राथमिक क्षेत्र में आता है दोस्तों वो है कृषि, यानी जो नेचुरल चीज़ें हम जो प्रकृति से हमें चीज़ें प्राप्त होती हैं डायरेक्ट, वो आती हैं हमारी प्राथमिक क्षेत्र में, ठीक है।
ये प्राथमिक क्षेत्र में आता है। इसके बाद जो हम प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, उद्योग वगैरह, ये आते हैं हमारे सेकेंडरी में। और जो हम सर्विसेज देते हैं, सहकारिता या कोई भी सर्विसेज दे रहे हैं, वो आती हैं हमारी तृतीय क्षेत्र में। ठीक, तो इसका राइट आंसर ए, कृषि हमारी प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगी। ठीक है, फिर कह रहा है आयात निर्यात एग्जिम बैंक स्थापित हुआ था। कब हुआ था? ये कह रहा है 1981 में, बी 1982 में, सी 1985 में और डी 1989 में। दोस्तों, जो आयात निर्यात बैंक है ये भारत सरकार ने कब 1982 में इसकी स्थापना करी थी। कब करी थी? ऑप्शन नंबर बी 1982 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम भारतीय महिला जिसने एशियाई खेलों में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण जीता था। ठीक, 400 मीटर रेस में क्या जीता था? स्वर्ण पदक जीता था। ए कह रहा है ML वालसम्मा, बी PT ऊषा, सी कमलजीत संधू और डी के मल्लेश्वरी। तो इसका राइट आंसर है, प्रथम महिला है वो जिसने एशियाई खेलों में स्वर्ण जीता था 400 मीटर रेस में, वो है ऑप्शन नंबर सी कमलजीत संधू। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है सार्क, ठीक है, ये 7 एशियाई देशों का समूह है सार्क। ये कह रहा है इसकी जो पहली बैठक थी वो कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है हमारा ढाका बांग्लादेश में, बी बेंगलोर भारत में, सी काठमांडू नेपाल में और डी इस्लामाबाद पाकिस्तान में। ठीक, तो जो सार्क है, सार्क की पहली बैठक हुई थी दोस्तों हमारी कहाँ पे? ढाका में, बांग्लादेश के ढाका में हुई थी। ठीक, बांग्लादेश के ढाका में हुई थी। ठीक, और ये इसका गठन कब हुआ था? ये हुआ था 1977 में, 1977 में। ठीक है, इसके अंतर्गत इसमें 7 देश शामिल थे। ठीक है, 7 देश शामिल थे हमारे सार्क में। कौन कौन से देश शामिल थे? इसमें थे हमारे बांग्लादेश था, भूटान था, मालदीव, भारत भी था, पाकिस्तान और नेपाल। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ? श्रीलंका में। लेकिन 14वां शिखर सम्मेलन हुआ था एक 2007 में। ठीक, एक 14वां शिखर सम्मेलन 2007 में हुआ था। उसमें उस शिखर सम्मेलन में इसका एक 8वां सदस्य भी, इसमें एक 8वां सदस्य भी शामिल किया गया था। वो 8वां सदस्य था हमारा कौन? अफ़गानिस्तान। ठीक है, तो अफ़गानिस्तान को भी इसमें शामिल किया था। चलिए नेक्स्ट। लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई? ऑप्शन ए कह रहा है कि बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक और डी बाबर। तो जो लौह और रक्त की नीति थी वो अपनाई थी दोस्तों किसने? ऑप्शन नंबर ए बलबन ने। किसने अपनाई थी? ऑप्शन नंबर ए बलबन ने अपनाई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान ऑप्शन ए कह रहा है हैदराबाद, बी कह रहा है मदुरई, सी कह रहे हैं मैसूर और डी कह रहा है विजयनगर। तो टीपू सुल्तान था दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मैसूर का शासक था। ठीक है, टीपू सुल्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये हमारा इसका सीरीज का आखिरी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है। 52वां संविधान संशोधन हमारा काय से संबंधित है? ए कह रहा है दल बदल से, बी कह रहा है आरक्षण से, सी निर्वाचन से और डी अल्पसंख्यकों के संरक्षण से। तो जो 52वां संविधान संशोधन है दोस्तों वो किससे है? दल बदल से है। ठीक, ये दल बदल ये 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था?
85 में हुआ था। क्या है ये दल बदल? इस दल बदल में ये कहा गया था इस संविधान संशोधन में कि यदि कोई संसद का सदस्य या विधानसभा का सदस्य दल बदलता है, ठीक है, या दल द्वारा निकाल दिया जाता है, या कोई निर्दलीय है जो वो किसी दल में जाता है, ठीक है, किसी दल में जाता है, तो उसकी संसद सदस्यता को क्या कर दिया जाएगा? अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, ये था हमारा दल बदल कानून। ठीक, तो अब इसी के साथ हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आप वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।